आएगी बेटा आवाज? बस जल्दी बता अनमोल। क्या हुआ? ठंड लग रही है? थोड़ा यहाँ आके पढ़ा दो, गर्मी आ जाएगी। आप लोग बेटा ये तो मुझे मतलब जिंदगी में कभी भरोसा नहीं होगा इस बात पे। तो पहले है ना डाउट्स ले लेते हैं, क्योंकि ये बात हुई थी कि फ्राइडे को डाउट्स लेंगे अपन। और एक बार चैप्टर शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद डाउट का टाइम नहीं बचता, फिर लिंगर ऑन ही होता जाता है काम। सो पहले तो अपन डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों के लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो वो बता दो पहले। है क्या कोई डाउट आप लोगों का? आप लोगों को कोई डाउट है इधर क्वेश्चन फिफ्थ में? ठीक है, इधर भी फिफ्थ में ही है। फिफ्थ के अलावा कोई डाउट नहीं है? फिर फिफ्थ को डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ ही वाला सर्टेन गुड्स वाला है क्या? यही वाला? So yes, page number 2.31 everybody, open your books. Yes, now no more discussion. जिसके लिए आया वो काम तो करो फिर। तो पेज नंबर 2.31 पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जिसमें जिन्होंने क्वेश्चंस करे उनको डाउट है, जिन्होंने नहीं करे होंगे उनको मेरे साथ पढ़ लीजिए। So certain goods were sold by sample by A to B. कुछ पर्टिकुलर गुड्स थे जो A ने B को सेल करे। कैसे सेल करे? सैंपल के थ्रू, राइट? Who in turn sold the same goods by sample to C. और फिर B ने वो सेम गुड्स किसको सेल कर दिए? C को। कैसे सेल कर दिए? सैंपल से। एंड C by sample sold the goods to D. C ने किसको सेल कर दिए? वो D को। कैसे सेल कर दिए? ये समझ में आ गया? A ने किसको दिए? B को। B ने किसको दिए? C ने किसको दिए? कैसे दिए? द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। अब ये जो गुड्स थे वो सैंपल के हिसाब से नहीं थे। Therefore, D who found the deviation, deviation यानी difference of the goods from the sample rejected the goods and gave notice to C. अब वापस उल्टी चलेगी चेन। अब D ने किसको सीव किया? C को नोटिस दे दिया। C ने किसको सीव किया? B को किया। B ने किसको किया? A को किया। एडवाइस अपने को एडवाइस किसको देनी है? बी और सी को देनी है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट? तो यहाँ पे जो बी और सी है वो क्या क्लेम कर सकते हैं? तो बी और सी सिर्फ और सिर्फ बेटा डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्यों? सैंपल के हिसाब से नहीं था सामान, वो तो वापस कर सकते थे ना उसको। लेकिन फिर भी वो उसको वापस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने इन गुड्स को क्या कर दिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। और एक्सेप्टेंस कैसे दी थी उन्होंने? फर्दर सेल करके। ठीक, तो इस केस में जो भी सामान सैंपल के हिसाब से नहीं था उस सामान को वैसे तो जनरल केस में आप लौटा सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप नहीं लौटा सकते थे क्योंकि आपने उसमें एक्सेप्टेंस शो कर दी थी। और एक्सेप्टेंस शो करने का आपका जो तरीका था वो ये था कि आपने उस गुड को क्या किया था? फर्दर सेल कर। भी वापस कर सकता है ना? कर सकता है क्योंकि उसने फर्दर सेल
नहीं किया था, राइट। तो एक बार और देख लो इसको, ए ने किसको बेचा, तो बी ने किसको किया, सी को, सी ने किसको दिया, ये तो सारा इन्होंने सेल का कॉन्सेप्ट यूज किया है, सेल बाय सैंपल। डी को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो डी ने किसको सीओ किया, सी को, सी ने किसको किया, बी को, और बी ने किसको किया, ए को, राइट। अपने सजेशन किसको देना है, बी और सी को। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है, ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज ले सकते हैं और डैमेज दे सकते हैं, राइट। जिसने सीओ किया है उसको तो डैमेज दे सकते हैं और ऊपर वाली जो पार्टी है उससे डैमेज ले सकते हैं। डैमेज के अलावा और कोई क्लेम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने इन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्टेंस कैसे की थी, फर्दर सेल के। क्लियर है, आ गया समझ में। यस कल्पना शर्मा, इज दिस क्लियर टू यू बेटा। मेरे ख्याल से और तो किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना है, किसी में और में डाउट। 11th MCQ, where goods are brought by description from a seller who deals in good of that description। आपने गुड्स खरीदे और जो आपने गुड्स खरीदे वो डिस्क्रिप्शन से खरीदे, उसी सेलर से जो ऑलरेडी उन गुड्स में क्या करता है, डील करता है। ये पढ़ा था ना, डीलर होना चाहिए उन गुड्स का। व्हाट इज द इम्प्लाइड कंडीशन, ऐसे केस में इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, द गुड्स कैसी क्वालिटी के होने चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी अपन ने पढ़ी थी कि भाई जिससे आप समझ खरीद रहे हो वो उसमें डील करें, यही ऑप्शन है। that the buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk, ये तो डिस्क्रिप्शन के केस में है ही नहीं, सेकंड पॉइंट तो सैंपल के केस में है। कौन सा, the goods shall be free from defect। अगर इसमें ए ऑप्शन नहीं दे रखा होता तो डी सही होता, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से अपन ने फ्री फ्रॉम डिफेक्ट की जगह वर्ड क्या पढ़ा है, मर्चेंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। तो ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो अब मल्टीपल चॉइस में कई बार ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो 2 या 3 सही लगे, तो उस केस में आपको टर्मिनोलॉजी पे जाना चाहिए कि लॉ में कौन सी टर्म यूज होती है उस वर्ड से रिलेटेड। यस, एनी अदर डाउट। इसका ये बता दिया था, क्वेश्चन 7 गलत है आपका, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस करना है इसको आपको। हाँ, बी आंसर होगा, एग्जिस्टेंस को नॉन एग्जिस्टेंस। एनी अदर डाउट, और कोई डाउट नहीं है, पक्का क्लियर है सबको, बढ़ जाऊं आगे। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर। सेक्शन 20 अपन ने पढ़ा था। ऑलराइट, सो सेक्शन 20 तो कल की क्लास में कर लिया था, सेक्शन 21 से ध्यान देना शुरू करो अनिरुद्ध। तो सेक्शन 21 है आपका, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट ये वाला पढ़ लिया था ना अपन, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, तो गुड्स आपके कैसे स्टेट में होने चाहिए, डिलीवरेबल। वो अपन ने टेलीविजन वाला पढ़ा था कि घर पे पहुंचा दो, इसका मतलब वो डिलीवरेबल स्टेट में। अब अपन पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट्स पढ़ किसके रहे हैं अपन, ऊपर दे रखा है, स्टेजेस ऑफ गुड्स व्हाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी एक जने से दूसरे जने को पास ऑन होती है तो उस टाइम पे आपके गुड्स की क्या क्या स्टेज हो सकती है, आपके गुड्स किस किस स्टेज में हो सकते हैं। तो पहली वाली स्टेज तो बहुत ही क्लियर सी है कि गुड्स कैसी स्टेज में है, डिलीवरेबल स्टेज में, राइट। सेकंड जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। तो सेक्शन 21 ये कह रहा है कि अभी पर्टिकुलरली जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेज में नहीं है, लेकिन उसमें डालना बाकी है। पहले एग्जांपल देखेंगे आप लोग। Peter buys a laptop from an electronic store and asks for a home delivery। पीटर ने एक लैपटॉप खरीदा
और उसको कहा कि आप ये लैपटॉप मुझे घर पे पहुंचा दें। द शॉपकीपर अग्रीज टू इट, शॉपकीपर ने हामी भर दी। हाउएवर, इसी पे कंडीशन है आगे, द लैपटॉप डज नॉट हैव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। उस लैपटॉप का मतलब ही क्या है, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं है, तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल अभी नहीं है। लैपटॉप तो तैयार है बट अंदर उसमें विंडोज अभी डालनी बाकी है। शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया कि वो इंस्टॉल करेगा और पीटर को कॉल करेगा डिलीवरी करने से पहले। In this case, the property transfers to Peter only after the shopkeeper has installed operating system, making the laptop ready for delivery and intimated the buyer about it. तो सामान तो डिलीवरेबल स्टेट में डालना बाकी था, मतलब जो कंडीशन थी उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करना बाकी था। लैपटॉप तो सामने ही रखा था, उठा के ले जाओ, बट जिस कंडीशन में चाहिए था पीटर को, उस कंडीशन में अभी उसको डालना बाकी था। तो अब यहाँ पे इन्होंने बात करी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब मानी जाएगी, जब वो उसमें क्या इंस्टॉल कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिर्फ इंस्टॉल करके डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगी क्या, नहीं, इंस्टॉल करके किसको इन्फॉर्म करेगा, पीटर को, क्योंकि उसने ऊपर कहा था कि मैं आपको डिलीवरी से पहले कॉल करूँ, राइट। तो ये है स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो टू बी का मतलब होता है फ्यूचर केस में। अब देखो इसकी थ्योरी, where there is a contract for sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them in a deliverable state, the property does not pass until such thing is done and the buyer has exactly same line आ रही, कोई दिक्कत आई इसमें आप लोगों को। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि आप जब भी किसी स्पेसिफिक गुड की सेल कर रहे हैं तो उस केस में सेलर उस पर्टिकुलर गुड को डिलीवरेबल स्टेट में डालने के लिए बाउंड है, सो इज बाउंड टू डू समथिंग। और जब तक वो काम नहीं करता तब तक प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगी, और साथ ही साथ उसको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एग्जैक्टली लैंग्वेज टू लैंग्वेज एग्जाम्पल था इसका, अंडरलाइन कर देना आप लोग साथ में, तो दिख रहा है बेटा, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3 हियर, स्पेसिफिक गुड्स in a deliverable state when the seller has to do anything in thereto in order to ascertain the price। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि जो गुड्स हैं वो तो आपके कैसे हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन सेलर को कोई ऐसा काम करना है जिससे कि वो उस प्रोडक्ट का क्या पता करेगा, प्राइस पता करेगा। जैसे आप सुनार के जाते हैं, ज्वेलर के जाते हैं, आप कहते हैं यार ये वाला नेकलेस अच्छा है, यही लेना है, डिलीवरेबल स्टेट में रेडी टू वियर है, ले सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन उससे पहले आप उससे पूछोगे कितने का है, राइट। तो प्राइस बताने के लिए ज्वेलर को क्या करना पड़ेगा, वे करना पड़ेगा उसको, राइट, उसका वजन देखना पड़ेगा, उस दिन पर्टिकुलरली गोल्ड का क्या भाव चल रहा है ये देखना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करके उसका मेजरमेंट वगैरह सब ले ला के फिर ही बता पाएगा वो, राइट। तो जब तक वो ये पूरा प्रोसेस नहीं बताता तब तक क्या प्रॉपर्टी आपको पास ऑन हो जाएगी, नहीं होगी, राइट। तो देखो आप इसका पॉइंट वापस से पढ़ो, गुड्स कैसी स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन सेलर को कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो क्या असर्टेन करे, प्राइस असर्टेन। Where there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state but the seller is bound to, उसको या तो उसको वे करना है, मेजर करना है, टेस्ट करना है या कुछ और काम करना है, with reference to the good for the purpose of ascertaining the price, the property does not pass until such act or thing is done। अब बायर को नोटिस नहीं। तो पहला पॉइंट अपन ने जो पढ़ा था वो फर्स्ट पॉइंट तो था कि आपका जो सामान है वो डिलीवरेबल स्टेट में रेडी टू यूज है। सेकेंड पॉइंट अपन ने पढ़ा कि डिलीवरेबल स्टेट में सामान आना बाकी है,
और तीसरा कि डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन कोई ऐसा काम करना है जिससे कि उसको उसकी क्या सर्टेन कर सके, प्राइस। तो जब तक आप वो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर लेते और वो पूरी करके बायर को नोटिस नहीं दे देते, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है क्या, नहीं हो। तो इस वाले एग्जाम्पल में आपके कारपेट का एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ो एक बार खुद। यस यस यस, बिछाना, कारपेट को लाई डाउन नहीं बोलते क्या। बिछाने का सिस्टम इसलिए समझ में नहीं आया कि उसने कंडीशन लगाई थी, और जब आप कारपेट को पूरा बिछाते हो तब आपको कारपेट एरिया पता चलता है कि कितना है। उस एरिया के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि उसकी प्राइस कितनी लगेगी। ये वो वाले कारपेट की बात नहीं हो रही जो आप अपने घर में ड्राइंग रूम में बिछाते हो, सेट सेट साइज का आता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जैसे इस पूरी क्लास में कारपेट बिछाना है, क्लोथिंग ही कारपेट की ही होगी, राइट। और उस पे ये जो, अगर आपको ये पता है साइड में स्कर्टिंग हो रही होती है, स्कर्टिंग समझते हो क्या होती है, ये टाइल्स जो दीवार पे लगी रहती है नीचे नीचे, तो इस स्कर्टिंग पे भी कारपेट लगता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितने का कारपेट लगेगा, बिछा के ही तो पता चलेगा। रेडी तो है वो, कंप्लीट भी है प्रोडक्ट, जितना एक्स्ट्रा होगा उतना कट जाता है वो। देखो इसका एग्जाम्पल, A sold carpets to the A sold carpets to the company which were required to be laid. A ने कंपनी को कारपेट बेचे, कंपनी को बेचे, तो इसका मतलब फ्लोरिंग की कारपेट की हो रही है, तो बिछाना भी था। The carpet were delivered to company's premises but was stolen before it could be laid. कारपेट पहुंच गए, डिलीवरेबल स्टेट में थे, लेकिन बिछने से पहले ही चोरी हो गए। It was held that the carpet was not in a deliverable state as it was not laid. तो जब तक उससे रिलेटेड कंडीशन आप पूरी की पूरी फुलफिल नहीं कर लेते, तब तक आप उसको डिलीवरेबल स्टेट में फाइनल नहीं मानोगे। कारपेट तो तैयार था, लेकिन कारपेट हो सकता है कि जितना बिछना था उससे कम ही था या उससे ज्यादा था, अपने को क्या पता कितना था। तो डिलीवरेबल स्टेट वो स्टेट होती है जो फाइनल स्टेज है यूज करने की प्रोडक्ट को, राइट। यूज तो हुआ ही नहीं है, which was part of the contract and hence the property has not passed to the buyer. इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो बायर को पास ऑन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि उससे जुड़ी हुई जो कंडीशन थी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। वो फुलफिल नहीं हुई तो उससे जुड़ी हुई जो प्राइस थी वो डिसाइड नहीं हुई कि कितना देना था, प्राइस भी डिसाइड नहीं हुई, सामान भी पूरा नहीं हुआ। तो ये बी और सी पॉइंट का मिक्सचर है। बी के हिसाब से डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं पहुंचा, सी के हिसाब से उसकी कंडीशन प्राइस जो थी वो उस पर ही डिपेंड कर रही थी, तो प्राइस भी डिसाइड नहीं हुई। तो सिंस दोनों ही काम नहीं हुए तो वो बायर को प्रॉपर्टी पहचान की स्थिति नहीं मानी जाएगी। यस, वन बाय वन। यस अनिरुद्ध। नहीं नहीं, किसने कहा है, सेक्शन बताओ। नहीं है ऐसा कुछ। यहाँ पे जो बात हो रही है, जो सामान सामान अधूरा हो गया आपके पास, उसने आपको लैपटॉप भेज दिया बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसका काम ही नहीं है। तो डिलीवरेबल स्टेट में सामान होना चाहिए। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब रेडी टू यूज होना चाहिए। अभी तो जो सामान आपके प्रेमाइसेस में पहुंचा उसकी तो प्राइस भी नहीं पता आपको, तो जिम्मेदारी सेलर की रहेगी। सेलर क्यों ले आया, सेलर ने बिछाने से पहले ऐसे ही कारपेट क्यों छोड़ दिए, ऐसे तो वो कुछ भी आके छोड़ के चला जाएगा, सारी जिम्मेदारी आप उठाओगे। यस। Okay, so now the next point, goods must be ascertained. ये अपन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। पर देखो पेज नंबर 2.35 पे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं अपन। प्रॉपर्टी पास ऑन के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसमें अपन ने सेक्शन 19 से सेक्शन 22 तक जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि प्रॉपर्टी किन स्टेजेस में पास ऑन होती है।
अब दूसरी पॉइंट अपन जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि गुड्स कैसे होने चाहिए. So goods must be ascertained. ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर गुड्स अनअसर्टेन होंगे तो क्या बना देंगे अपन उनको, असर्टेन बना देंगे. So where there the contract of sale of unascertained goods, no property in good is transferred. जब तक उन गुड्स को अपन क्या नहीं बना दे, असर्टेन्ड नहीं बना दे. ठीक. अब आप लोग ऐसा करिए, कॉपी निकालिए, कॉपी निकालो और उसमें हेडिंग बनाइए एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी निकालिए एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. या यस यस यस. एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. बनाई हेडिंग आप लोगों ने एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. लिखिए, पहले पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, बुक से बाद में करेंगे. तो पहले लिखिए सिलेक्शन ऑफ गुड्स, सेलेक्टिंग गुड्स ऐसे कर लो, सेलेक्टिंग गुड्स थ्योरी है. सेलेक्टिंग गुड्स to utilize them, selecting goods to utilize them as part of the performance of the contract, as part of the performance of the contract with the consent of buyer and the seller is known as appropriation. For example, two parties entered into a contract. Two parties entered into a contract for a sale of 20 kgs of sugar. For the sale of 20 kgs of sugar. The seller first filled 4 barrels of sugar. 4 barrels. BARRELS. 4 barrels of sugar which the buyer took. Full stop. आगे लिखिए. Subsequently the seller after informing the buyer filled another 16 barrels of sugar. Filled another 16 barrels of sugar which the buyer agreed to take.
to take. However, before the buyer could take them, the seller lost the barrels. The seller lost the barrels. In such a case, appropriation was complete when the buyer agreed to take the barrels. Therefore, at the time of loss, the buyer already had possession. एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन में लिखना, द एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स without the assent of the buyer, is inoperable. The appropriation of goods without the assent of buyer is inoperable. 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 नेक्स्ट लाइन में अनकंडीशनल appropriation means to select goods without condition. Unconditional appropriation means to select goods without condition. देखा आप लोगों ने? अब सबसे पहले आप लोग मीनिंग समझो. एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है, पहले समझ लो बाद में लिख लेना जिनका छूटा है. एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है गुड्स को सेलेक्ट करना. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चूज करना, सेलेक्ट करना. ठीक, तो आपको जो लाइन लिखवाई है उस लाइन को समझो. सेलेक्टिंग गुड्स टू यूटिलाइज देम एज अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए गुड्स को सेलेक्ट किया, राइट. तो उस सिलेक्शन के प्रोसेस को क्या बुलाते हैं अपन? एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. ठीक, एग्जाम्पल देखो इसका. दो पार्टी हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 20 किलो शुगर का. 20 किलो शुगर में से सेलर ने पहले 4 बैरल्स ऑफ शुगर्स फिल करे और वो बायर ने ले लिए. ठीक, हाँ, किलो से मतलब नहीं, आप ये मानो कि टोटल 20 किलो को दे देगा. बैरल्स तो पैकेट्स होते हैं. तो 20 फिक्स नहीं होता, बैरल के हिसाब से डिपेंड करता है ना. एक डब्बे में कितनी शुगर आएगी, अब डब्बा इतना भी होता है, इतना भी होता है. तो बैरल इज कंटेनर ओनली. सही में इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी बेटा तो. सो यस, द सेलर फर्स्ट फिल्ड 4 बैरल्स ऑफ शुगर. तो इसने पहले 4 बैरल ऑफ शुगर फिल कर दिए. मान लो कि 4 kg शुगर पहले इन्होंने दे दी, अज्यूम कर रहे हैं तो अपन, जो बायर ने ले भी ली.
सब्सिक्वेंटली सेलर ने बायर को इन्फॉर्म करने के बाद में बचे हुए 16 बैरल्स ऑफ शुगर भी फिल कर दिए, जो भी बायर ने लेने से अग्री कर लिया, राइट। टोटल 20 किलो शुगर पहुंच गई, अज्यूम कर लेते हैं अपन 20 बैरल्स में। और सेलर ने ये जो भी शुगर को भरा है बैरल्स में, शुगर तो बहुत सारी होती है, और बट उन उतनी सारी शुगर में से कुछ पर्टिकुलर 20 किलो शुगर ही तो है जो बैरल में भरी होगी, तो ये सेलेक्ट करी है ना उसने। और ये सिलेक्शन का जो काम है सेलर ने वो बायर की इच्छा से किया है, बायर की परमिशन थी इसमें, राइट। तो इसको अपन कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, टू सेलेक्ट द गुड्स, राइट। और ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें बायर और सेलर दोनों की एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट होनी चाहिए। सेलर तो सेलेक्ट करेगा तो उसकी तो होगी होगी, बायर से पूछ के ही होनी चाहिए। हाँ, तो वही उसी को एप्रोप्रिएशन कहते हैं अपन, उसी का टर्म है। अब आगे देखिए आप लोग, however before the buyer could take them, बायर उस सामान को ले पाता, बचे हुए 16 बैरल्स को ले पाता, उससे पहले ही वो बैरल्स सेलर से खो गए, नहीं? तो जो खोने का काम हुआ वो एप्रोप्रिएशन से पहले ही हो गया था, yes or no? In such a case, appropriation was complete when the buyer agreed to take the barrels. जैसे ही बायर ने बैरल्स लेने में अपनी सहमति दिखाई, वैसे ही एप्रोप्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। Therefore, at the time of loss, possession किसका माना जाएगा, किसके हाथ कब्जे में माना जाएगा सामान, बायर के। बायर की कंसेंट से ही हुआ। जो कारपेट वाला एग्जांपल था उसमें बायर की कंसेंट नहीं थी क्योंकि काम ही अधूरा था, राइट। इसमें काम पूरा हो चुका है, बायर की कंसेंट हो चुकी है। सेलर से अगर सामान खोया तो इसमें अप्रोप्रिएशन होने के बाद में जिम्मेदारी किसकी होती है, बायर की होती है। ठीक, नेक्स्ट लाइन क्या लिखवाई थी बताइए। हाँ, बायर की असेंट के बिना अगर आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, उसको दिखाए बिना पूछे बिना आपने सामान उसके यहाँ पे पहुंचा दिया, उसकी परमिशन के बिना आपने सामान उसके पास पहुंचा दिया और फिर वो सामान खो गया, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, सेलर की। बायर की जिम्मेदारी कब मानी जाएगी, जब एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही, ठीक है। अब एक टर्म और लिखवाया था आप लोगों को, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ बात हो रही है कि आप जो सिलेक्शन कर रहे हो, आप सेलर से जो सिलेक्शन करवा रहे हो, उसमें आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। मतलब आपने सिलेक्शन किया, उसने उसने कहा ये वाली चीनी है, आपने कहा हाँ मैं ये चीनी लेने को तैयार हूँ, बस ये जब तक मेरे पास पहुंचे तब तक ये चिपकनी नहीं चाहिए, इसके दाने अलग अलग ही रहने चाहिए, सूखी ड्राई रहनी चाहिए ये, राइट। तो आपने हाँ तो करी उस चीनी के लिए, लेकिन साथ में आपने क्या लगा दी, कंडीशनल। तो ये अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन नहीं कहलाएगा। ये आए टर्म्स आप लोगों को समझ में कि एप्रोप्रिएशन क्या है, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन क्या है, और इसमें कंसेंट किनकी होनी चाहिए, बायर की भी सेलर की भी। एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। बायर की कंसेंट होते ही एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, बायर की। एप्रोप्रिएशन का प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है, सेलर की। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट नाउ, नेहा क्लियर हो गया बेटा आप लोग को। बाहर निकाल के मतलब, हाँ, एप्रोप्रिएशन होने के बाद खोया है या उससे पहले खोया है, बस जिम्मेदारी बायर की, कैसे भी किसी भी तरीके से। ओके, अब आप लोग आ जाइए सीधे पेज नंबर 2.37 पे, और अपन एनालिसिस पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। थ्योरी में क्या है कि सीधे लॉ की लैंग्वेज डाल दी, ये मानते हुए कि आप लोगों को पहले से ही सब आता होगा, राइट। तो एनालिसिस पढ़ेंगे, पॉइंट्स में दे रखा है, कंटेंट पूरा कवर हो रहा है, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक। मिल गया आप लोगों को पेज नंबर 2.37 पे एनालिसिस।
ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के पढ़ रहे हैं। पहले तो अपन ने स्टेजेस ऑफ पासिंग पढ़ी है, अब अपन असर्टेन गुड्स पढ़ रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 23, sale of uncertain goods and appropriation. So appropriation of goods involves selection of goods. लाइन में कोई दिक्कत? ये वही है जो अभी अपन ने समझी है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स को अंडरलाइन करो। विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग देम इन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लिखवाई थी अभी आपको कि ये जो सिलेक्शन अपन कर रहे हैं ये शौक के लिए कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइन करो। और इसमें कंसेंट किसकी चाहिए अपने को? बायर की भी और सेलर। म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर। 3 पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को सबको? तो वापस से इसको यही समझ लो, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, जिसमें आप गुड्स को क्या कर रहे हो? सिलेक्शन कर रहे हो। सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। इसमें क्या होनी जरूरी है? किस किस की? सेलर और बायर की। अब इसमें अप्रोप्रिएशन में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब गुड्स कैसे थे? अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर। अगर उसी टाइम पे असर्टेन होते तो अप्रोप्रिएशन की जरूरत ही क्या थी? राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे गुड्स कैसे थे? अभी तो पहली क्लास है, आवाज निकलनी चाहिए, राइट। तो वो कैसे थे गुड्स? अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। द गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड। जो गुड्स है वो उस डिस्क्रिप्शन और उस क्वालिटी के हिसाब से होने चाहिए, तभी सेलेक्ट करोगे। अगर क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हुई तो सिलेक्शन नहीं होगा। थर्ड, गुड्स कैसी स्टेट में आ जाने चाहिए? बाद में डिलीवरेबल स्टेट में आ जाने चाहिए। द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। अभी अभी बताया आपको ये टर्म का मतलब। अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड मतलब आप जो सिलेक्शन कर रहे हो उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक। एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर। और दूसरा पॉइंट होगा इसके नीचे आपका नेक्स्ट पेज पे, बाय द बायर विद द असेंट ऑफ द सेलर। आइए पॉइंट समझ में? कोई डाउट किसी को एप्रोप्रिएशन में? द असेंट कैसी कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। द असेंट में बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन। समझो, तो आपने सामान का जो सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन से पहले आप असेंट दे सकते हो, हाँ ये वाले पैकेट की चीनी निकाल देना, मैं रेडी हूँ। एक ही हो सकता है उसने निकाल के पैकेट में डाल दी, उसके बाद आपने अपनी असेंट दी है, राइट। तो इस केस में जो असेंट है वो सेलर सेलेक्ट करे उससे पहले भी दे सकते हो, और सेलर सेलेक्ट करके एक तरफ रख दे फिर भी आप असेंट दे सकते हो। आई ये वाली लाइन समझ में आप लोगों को? आपसे फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी लेने गए, आलू के लिए बोला आपने उसको, तो एक तो आपका सिलेक्शन का तरीका है कि आप उसको सेलेक्ट करने ही नहीं दे रहे, आप खुद ही कर रहे हो। ठीक। तो खुद ही आपने सेलेक्ट की, तो ये सेलेक्ट करने से पहले असेंट दे दी ना कि जो मैं सेलेक्ट करूंगा वही फाइनल है, और सेलर ने भी दे दी। ठीक। दूसरा ये है कि आप तो जाके गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठने के बाद आपने कहा 2 किलो आलू दे दो, उसने 2 किलो आलू छाट के आपको दिखा दिए, ये दे दो, आपने कहा हाँ दे दो। ये छाटने के बाद उसने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने क्या दी? असेंट दी। तो असेंट जो है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उससे पहले भी दे सकते हो कि हाँ यही वाला सामान निकालना, यही चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस होने के बाद भी दे सकते हो कि हाँ जो आपने सेलेक्ट करी है वो सही है। अब आई ये पॉइंट समझ में आप लोगों को? क्या डाउट है? हम्म। तो उसका मतलब बताओ। पहले वाले में अपने सेलेक्ट कर लिया, हाँ तो बिफोर अप्रोप्रिएशन हो गया ना।
ठीक है, और बताओ, यस एनी अदर डाउट टू एनी अदर स्टूडेंट? तो आप सेलेक्ट होने से पहले भी दे सकते हो कि यही चीज चाहिए मुझे, तो और सेलेक्ट होने के बाद सामने सेलर ने सेलेक्ट करके रख रखा है और फिर भी आप अपनी हामी दे सकते हो कि हाँ ये सही है, और मना भी कर सकते हो कि जो आपने सेलेक्ट किया ये नहीं चाहिए, मैं ही सेलेक्ट करके लेकर आऊंगा, कुछ भी बोल सकते हो। तो सेलेक्ट होने से पहले भी असेंट आ सकती है और सेलेक्ट होने के बाद भी, बट आपको जो टर्म लिखना है यहाँ पे वो एप्रोप्रिएशन ही लिखना है, सेलेक्ट वर्ड आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। गुड्स जो है वो आपके डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए अंबिका। तो ये अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं कि अपन जो सामान सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि वो डिलीवर हो सके। आपने सेलेक्ट कर लिया लैपटॉप ये खरीदना है लेकिन उसमें विंडोज ही नहीं है, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं माने जाएंगे, आपका सिलेक्शन वैलिड नहीं हो। आपके सेलेक्टेड सामान को कैसी स्टेट में होना चाहिए? डिलीवरेबल। ये एसेंशियल पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, प्रोसेस नहीं पढ़ रहे अपन कि एक के बाद एक होगा, ये सारे पॉइंट्स कवर होने। ऐसा किसने बताया बेटा? ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, कभी किसी क्लास में नहीं पढ़ाया कि मैंने छाटे तो स्पेसिफिक उसने छाटे तो असर्टेन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। रिकॉर्डिंग देखो वापस से। नहीं, मैंने छाटे उसने छाटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेसिफिक में सेट है, ये चीज चाहिए रखी हुई है, ठीक है। असर्टेन में बहुत सारी है, उसमें से आप चूज कर रहे हो, तो चूज आप भी कर सकते हो, सामने वाला भी कर सकता है, सामने वाला करेगा तो आपकी कंसेंट से करेगा, आप करोगे तो उसकी कंसेंट से करोगे, म्यूचुअल कंसेंट हमेशा चाहिए, राइट। मैंने कौन सी पार्टी गुड्स को चूज कर रही है ये सेलर और बायर पे डिपेंड नहीं करता, दोनों पे डिपेंड करता है। तो कॉन्सेप्ट पूरा हिला दिया। तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीच में जो 2 मिनट नींद आ जाती है ना सलोनी, दैट मेक्स अस कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब इट कंप्लीटली। सो ये सारा कॉन्सेप्ट आया आप लोगों को एप्रोप्रिएशन का? कोई डाउट किसी को? अच्छा एक चीज और इसमें रह गई अपनी, मैंने एनालिसिस 23 का तो एनालिसिस से पढ़ लिया था, फर्स्ट वाला पॉइंट ये वाला सब सेक्शन 1 वाला, सब सेक्शन 2 वाले का एनालिसिस नहीं है, तो इसको अपन बैंक प्रोविजन से ही पढ़ेंगे सीधे। डिलीवरी टू कैरियर, कैरियर क्या होता है? कैरियर जिसमें सामान लेके जाते हैं, कैरेज कार्ट, राइट, मीडिएटर, राइट, आपकी वो मैजिक वैन, ठीक है। तो चाहे सामान ले जाओ चाहे बच्चे ले जाओ, ले जाने का काम है बस, ठीक। So where in pursuance of the contract the seller delivers the goods to the buyer, समझ लो इसको, फिर बाद में कंफ्यूज होते रहोगे। सेलर ने सामान किसको डिलीवर करे? बायर को, या बायर की जगह किसको किए? कैरियर, उसकी मैजिक वैन को, राइट, या बेली उसकी जगह किसी और आदमी को उसके बिहाफ पे, राइट। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, अल्टीमेटली पर्पस क्या है? सामान किसको पहुंचना चाहिए? बायर को पहुंचना चाहिए। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, और उसने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किया, बस इतना ही समझो, ये राइट ऑफ डिस्पोजल पूरा कॉन्सेप्ट ही आ रहा है, अभी इतना ही समझ लो कि राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किया। He is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract, तो क्या माना जाएगा कि उसने गुड्स को क्या कर लिया है? अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट, मतलब क्या किया है? सेलेक्ट कर लिया है विदाउट एनी कंडीशन। एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका, उससे करेक्ट समझ में आ जाएगा। A bill of lading of railway parcel is made out in the name of buyer. Bill of lading जिसमें आपका जो सामान गया ना उसकी पूरी लिस्ट होती है कि ये सामान गया, तो ये बिल ऑफ लेडिंग एक रेलवे पार्सल का बना और उसको बायर के नाम से बनाया गया, एंड इज सेंट टू हिम, द ओनरशिप इन द गुड पासिस फ्रॉम द सेलर टू बायर। आपने मतलब ट्रेन से सामान भिजवाया और सामान भिजवाने के साथ साथ जो बायर है उसको बिल ऑफ लेडिंग पास कर दिया,
तो ये पास करते ही, सामान ट्रेन में रखते ही जिम्मेदारी किसकी हो गई है? अब बायर की हो गई है। इन केस द गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सीडेंटल लॉस और बाय थेफ्ट, कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? सेलर। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको होमवर्क मार्क कर लो, इसको घर से पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर, आ जाएगा समझ में, बट इसको होमवर्क मार्क कर। ठीक। तो डिलीवरी टू द कैरियर का इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लो, थोड़े ही सा पार्ट इसका नहीं समझ में आएगा, वो डिस्पोजल वाला पॉइंट, क्योंकि वो आ ही रहा है अभी। तो डिलीवरी टू द कैरियर का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आपने बायर के बिहाफ पर किसी भी मीडिएटर को अगर सामान दे दिया है, उसकी रिसीट कट गई है, तो जिम्मेदारी पास ऑन किसको हो चुकी है? बायर को हो चुकी। अब सामान बीच में ट्रेन डैमेज हो, पटरी खराब हो, चोरी हो जाए, गिर जाए, खराब हो जाए, सारी जिम्मेदारी सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के हिसाब से किसकी होगी? बायर। ठीक। सी वाला पॉइंट पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आपका ही राइट ऑफ डिस्पोजल आ ही रहा है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। दो तरीके के गुड्स, दो तरीके की कंडीशन हो सकती है जब आप सामान खरीदो। आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हो, ऑनलाइन आपने कोई पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल खरीदा, ऑर्डर किया, या मोबाइल छोड़ो नॉर्मल चीज खरीद लो, ठीक है, तो आपने कोई अपना पर्टिकुलर ड्रेस ऑर्डर किया, राइट? ड्रेस ऑर्डर करके आपने नीचे देखा कि भैया रिटर्न एक्सचेंज की फैसिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, आपने कहा रिटर्न ही करेंगे, अगर करेंगे तो एक्सचेंज तो रहने देते हैं। तो आपने देखा कि हाँ है, 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर सकते हैं, राइट? तो उस केस में जब बात कर रहे हैं, तो आपने जो सेल करी, आपने जो सामान खरीदा है, उस सामान के दो आउटकम हो सकते हैं। या तो वो सामान बिक जाएगा, आप उसको या तो खरीद लोगे या फिर उसको वापस कर दोगे, ये दो ही ऑप्शन है। तो ये देखो, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। तो गुड्स जो गए हैं वो या तो सेल बेसिस पे गए कि बिक जाएंगे वापस नहीं आएंगे, या फिर रिटर्न बेसिस पे गए कि जल्दी वापस मिलेंगे। ठीक है, आया ये वाला पॉइंट समझ में आप लोगों को? तो अब अपन इसका प्रोविजन पढ़ते हैं यहाँ से। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर on approval or sale or return or other similar term, the property therein passes to the buyer. प्रॉपर्टी एक बार को तो बायर के पास गई ना, राइट? सेल के केस में अब आप रिटर्न भी करते हो, और रिटर्न में वो आपसे पूछता है 25 तरीके की चीजें, राइट? हम, हाँ, वो नहीं पूछता तो अनिरुद्ध से नहीं पूछता होगा, हमसे तो पूछता है यार, राइट? जब आप रिटर्न करते हो ना, तो वो आपसे ऑप्शन पूछते हैं ऑनलाइन कि क्यों रिटर्न कर रहे हो, साइज का इशू है, डिफेक्टिव है, ये 8-10 आते हैं हमारे पास। तो अब सबका अपना अपना हो रहा है बेटा, हमसे तो ऐसा लगता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, ये तो ऑनलाइन ऑप्शंस है, राइट? सिमिलरली जब आप ऑफलाइन भी सामान खरीदते हो ना, तो वो चेक के, देख के, परख के ही वापस करता है। ऐसा नहीं कि आपने उसको कोई पर्टिकुलर चीज को आपने खरीदा, वो आपसे टूट गई और आप गए ये तो डिफेक्टिव था वापस कर लो, ऐसे नहीं होता, राइट? ऑनलाइन में तो फिर भी थोड़ा सा ऐसे झोल हो जाता है, ऑफलाइन में नहीं होता है, right? तो अपन झोल की बात नहीं कर रहे, सीधे सीधे वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं खाली। द प्रॉपर्टी देयर इन पासिस टू द बायर, तो एक बार को तो वो प्रॉपर्टी किसके पास पहुंच गई थी? सेल और रिटर्न में बायर के पास पहुंच गई। अब देखो, when he signifies his approval or acceptance to the seller or does any act adopting the transaction, बायर के पास कैसे कैसे पहुंची? उसने अप्रूवल या एक्सेप्टेंस दिया, सामान लिया खुद से, या फिर उसने कोई ऐसा काम किया जिससे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रेस ली और उस ड्रेस को पहन ली, तो पहनते ही आपकी क्या हो गई? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होते ही वो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? आपके पास। ठीक। इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट retains the goods without giving notice of rejection, उसने वापस तो नहीं किया सामान, लेकिन उस सामान को अपने पास रख लिया,
और नोटिस ऑफ रिजेक्शन भी नहीं दिया। ऐसा नहीं कि सामान तो रख लिया लेकिन नोटिस पहुंचा दिया, तो सामान को रख लिया अपने पास, रिटेन करना यानी रखना, और नोटिस ऑफ रिजेक्शन भी नहीं दिया। Then if a time is fixed for the return of goods on the expiration of such time, अगर जैसे ये फिक्स है कि 10 दिन में रिटर्न करना है वरना नहीं होगा, और 10 दिन तक आपने सामान अपने पास रखा, नोटिस भी नहीं दिया, 10 दिन का समय निकल गया, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी किसको पास ऑन हो जाएगी? बायर को। ठीक। और अगर कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद में। तो पहला पॉइंट कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मैं ये सामान ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई बायर को। ठीक। दूसरी सिचुएशन, उसने सामान लिया लेकिन उसने अपने पास रखा, एक्सेप्टेंस नहीं दी लेकिन रिजेक्शन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, राइट। तो उस केस में अगर रीजनेबल टाइम था, फिक्स टाइम था, तो उस फिक्स टाइम के अंदर अंदर उसको नोटिस देना चाहिए था कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ गुड को, राइट। और अगर टाइम फिक्स नहीं था तो एक रीजनेबल टाइम में उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। अगर वो दोनों ही काम नहीं करता है तो बायर की तरफ से क्या मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस। जैसे आपको बोलते हैं ना 15 दिन में भेजे, 15 दिन में आपने सामान रखा और 15 दिन में कोई आपने कार्यवाही नहीं करी किसी तरीके की, तो आपकी एक्सेप्टेंस। तो उसमें लॉजिक नहीं दे सकते पेट में दर्द हो गया था, बाहर चले गए थे, ऐसा हो गया था, वो हो गया था, वो तो जो रूल है वो रूल है। पॉइंट नंबर थर्ड, he does something to the good, उसने सामान को कुछ ऐसा किया जो कि एक्सेप्टेंस के इक्विवेलेंट माना गया है, जैसे उस सामान को उसने किसी और को गिरवी रख दी। तो गिरवी तो आप अपने ही सामान को रख सकते हो, इसका मतलब आपकी एक्सेप्टेंस थी। आए वाला पॉइंट? नहीं? ओके, नींद आ रही है मतलब। सो अब आइए आप एग्जाम्पल नंबर 6 पर। P brought a musical instrument from a musical shop on a condition that he will purchase it if he likes the instrument. तो एक इंस्ट्रूमेंट गिटार लेने गया, नया नया हैप्पी बर्थडे टू यू बजाना सीखा था उस पर, राइट। और उस शॉपकीपर को बोला जाकर कि मैं आपसे ये इंस्ट्रूमेंट तभी लूंगा जब मेरे को पसंद आए, हैप्पी बर्थडे बजना चाहिए, राइट। तो गिटार, जब भी गिटार या पियानो बजाना सीखते हैं सबसे पहले हैप्पी बर्थडे ही सिखाते हैं, सारे गामा पा और हैप्पी बर्थडे। So after a week, he has informed the shop owner that he has agreed to purchase the musical instrument. एक हफ्ते के बाद में उसने कहा कि मुझे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बढ़िया लगा, इस पे बज गई मेरी ट्यून जो मुझे आती है, तो उसकी तरफ से क्या हुई है? एक्सेप्टेंस। The ownership is transferred when he decided to purchase the instrument as his own. आइए वाली, ये तो सिंपल एक्सेप्टेंस थी, खुद ही चल के आया, खुद ही ने बोल दिया। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 7 पे। A delivered some jewelry to B on sale or return basis. यहाँ पे A ने B को क्या डिलीवर करी? ज्वेलरी। किस बेसिस पर? सेल और रिटर्न बेसिस पर। B ने वो ज्वेलरी किसके पास गिरवी रख दी? आवाज क्यों नहीं निकली? C के पास में। It was held that the ownership of the jewelry has been transferred to B as he has adopted the transaction by pledging the jewelry with C. तो ये जो थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ा था, इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, उसने एक्सेप्टेंस वर्बली नहीं दी लेकिन उसने कुछ ऐसा काम किया जो एक्सेप्टेंस के बराबर माना गया। इन दिस केस A हैज नो राइट अगेंस्ट C। तो अब इस केस में बाय डिफॉल्ट उस ज्वेलरी के ओनर कौन बन गए थे? B बन गए थे। तो उसने जो सामान गिरवी रखा उसका पैसा भी कौन लेगा? C से? B ही लेगा। ऐसा नहीं है कि ए आके बोले या बी ने तो एक्सेप्टेंस दी नहीं थी और सी से अब गिरवी का पैसा भी मैं ही लूंगा, तो ज्वेलरी का पैसा बी से लूंगा, गिरवी का पैसा सी से लूंगा। तो जैसे ही बी ने उसको आगे प्लेज कर दिया वैसे ही ओनर उसका कौन बन गया? बी। और सी के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बी। बी से ए क्या ले सकता है? सिर्फ उस ज्वेलरी के पैसे। एज अ सेलर जो ज्वेलरी का खर्चा था सिर्फ वो ले सकता है, गिरवी रखी हुए कोई भी फायदे सी से ए नहीं उठा सकता। वो कौन उठाएगा?
बी उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि उसने हाँ नहीं बोली, बट उसने हाँ बोलने के बराबर काम कर दिया एज पर पॉइंट नंबर सी। क्लियर? ए बी सी। चलिए, सो इतनी एबीसी सिखाइए, तो ये तो आ ही गई होगी। अब आइए आप इस पे सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। It may be noted that where the goods have been delivered by a person on sale or written on terms that the goods were to remain the property of the seller till they are paid for, the property does not pass on to buyer. तो जैसे ये सिंपल सी कंडीशन है कि सेल तभी मानेंगे जब तक इसका पैसा नहीं दे। कैश का मतलब सिर्फ नोट से नहीं है, कैश का मतलब अकाउंट में पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से। चेक से दो तो चेक से क्लियर होना चाहिए चेक, पेटीएम फोन पे से करो तो अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी सेलर लगा सकता है, और जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक प्रॉपर्टी पास ऑन। चलो बस एक लास्ट पॉइंट और पढ़ाएंगे सेक्शन 25 का, फिर छोड़ दो। नहीं, इसमें तो हैंड टू हैंड पूरा पैसा, इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, प्रिंसिपल लमसम पैसा। सेक्शन 25 लास्ट सेक्शन फॉर टुडे। ठीक है, कल हो जाएगा कि चैप्टर? ये पेज 33 से तो फर्जी बातें दे रखी हैं इसमें, काम की बातें तो 44 तक है। लगता नहीं कल हो पाएगा, कल भी 1.5 घंटा ही पढ़ोगे शायद, ऐसा ही लगता है मुझे। जब जब आपके रिपोर्टिंग वाले सर एब्सेंट होंगे तब तक आप। पूरे हफ्ते का फिक्स है? किस दिन लेंगे सर? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएंगे सर? अरे अब वो तो संडे का तो अपना कोई काम नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब 1 घंटा ही होगी ना अपनी क्लास। तो मोस्ट लाइकली मंडे तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा 100% ये। तो मंडे तक ये वाला चैप्टर, तो मंडे तक ये कंप्लीट होगा और फिर लास्ट वाला चैप्टर बचेगा, तो वो अपन लेंगे तो ट्यूसडे से शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट सैटरडे तक आप लोगों को शायद फ्री कर देंगे। ठीक है, सो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल सेक्शन 25 ध्यान देंगे कृपया। राइट ऑफ डिस्पोजल आपको समझना है। डिस्पोज करना यानी दे देना, पहली चीज, पहले अंग्रेजी समझ लो फिर लॉ समझेंगे। ठीक है, तो डिस्पोज करना यानी दे देना, राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब दे देने का राइट। ठीक है, तो सेलर के पास होता है ये राइट कि बायर ने मेरे को पैसे दे दिए, अब मेरा राइट है कि मैं उसको सामान क्या कर दूं, डिस्पोज। लेकिन एज ए सेलर मैंने ये दे देने के राइट को रिजर्व कर लिया, आरक्षित कर लिया। राइट, नहीं पैसे नहीं लिए बेटा यार। राइट, बढ़िया बुद्धि साइड में रखो थोड़ी सी अपनी। तो इसीलिए दिक्कत है, जैसे ही 2 लाइन बोलो वैसे अपना डाउट आ जाता है, फिर अपन उस डाउट में घूमते रहते हैं, आगे की 5 लाइनें सुनते ही नहीं है, और पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है फिर राम कौन थे। राइट, क्योंकि आगे हमने सुना ही नहीं। वन सेकेंड, ये पेन आपको एज अ बायर, आप बायर हो मैं सेलर हूँ, ये पेन आपको देना राइट टू डिस्पोजल है मेरा। ठीक, मैंने कहा जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक ये पेन आपको नहीं मिलेगा, मैंने इस राइट को रिजर्व कर लिया। समझ में आई ये बात, रिजर्व करना, कि मैंने कंडीशन लगा दी, रिजर्व कर लिया, अपने हाथों में बात रख ली कि ये पेन तो मिल जाएगा आपको चाहिए तो, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको इससे। या जब तक से फॉर एग्जाम्पल मैंने सामान भिजवाया और मैंने अपने आदमी को ये कह दिया कि बायर को सामान नहीं देना जब तक मैं ना कहूँ, मैं ऐसा क्यों कहूंगी, मुझे लगता है ये बायर पैसे नहीं देगा, तो जब तक बायर के पैसे नहीं आ जाते, बायर कंडीशंस फुलफिल नहीं कर देता, तो सामान तो ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मैं ना कहूं तब तक इसको देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल अंडर सेक्शन 20। आया पॉइंट समझ?
यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स लग रहे हो बेटा? चलो अब देखो इसकी प्रोविजन ही पढ़ते हैं, एनालिसिस में कुछ खास नहीं है क्योंकि इसमें where there is a contract of sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated to the contract, right? तो सबसे पहले तो अंडरलाइन करो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। कौन से गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? स्पेसिफिक गुड्स का या फिर एप्रोप्रिएटेड गुड्स का? और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली एप्रोप्रिएटेड, ठीक है? तो दो तरीके के गुड्स हैं, कौन कौन से? स्पेसिफिक गुड्स और एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड यानी सेलेक्टेड गुड्स। The seller may, by the terms of the contract of appropriation, किसी भी तरीके से, चाहे टर्म्स और कंडीशन को मानते हुए या एप्रोप्रिएशन को फॉलो करते हुए, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled। आई बात समझ में कि वो जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तब तक राइट्स को क्या कर सकता है? रिजर्व कर सकता है। दो केसेस में, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे या फिर एप्रोप्रिएशन के बेसिस पर, राइट? तो ए ने बी के थ्रू सी को, ए इज अ सेलर, सी इज अ बायर, डी इज अ बीच का बंदर, ठीक है? मीडिएटर, कैरिज, कुछ भी मान लो। तो ए तो रहता है जयपुर में, सी को कहाँ भिजवाएं? दिल्ली में, ठीक है? दिल्ली में रहता है, आसपास ही रखते हैं, अभी फ्लाइट से इसलिए तो नहीं भेजेगा ना सामान। तो ए का एक बंदा है बी जो कि दिल्ली जा रहा है, उसने कहा अब तू जा ही रहा तो सामान ले जा, राइट? बार बार जाएंगे, बार बार भिजवाएंगे, ज़्यादा खर्चा होगा। तो ए ने बी के हाथों दिल्ली सामान पहुंचा, ठीक? लेकिन उसको कहा जब तक मैं ना कहूँ तब तक सी को मत दे, ठीक? दो केसेस में कह सकता है। एक तो वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है कि जब तक कैश ऑन डिलीवरी नहीं आए, जब तक पूरा पैसा नहीं आया तब तक हम आपको सामान नहीं देंगे, ये तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर उसने जो सामान है वो सादा का सादा पहुंचाया, उसमें से सारा सामान सी को नहीं भेजना था, कुछ पार्टी है, 10% पार्टी है जो सी को देना था उसमें से, राइट? से फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स भिजवाए, तो सी को तो सिर्फ एक डायमंड की रिंग देनी थी, उसने सामान तो सादा भिजवा दिया, और भी काम होगा उसमें। तो अभी सिलेक्शन करना बाकी है कि कौन सी डायमंड की रिंग सी को पहुंचवानी है। तो एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे उसने अपने राइट को क्या कर दिया? रिजर्व कर। आई बात समझ में? या तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर या फिर एप्रोप्रिएशन के बेसिस पर। अब इस लाइन को वापस पढ़ेंगे। पहले तो क्या होना चाहिए? सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए। किन तरीके के गुड्स का? स्पेसिफिक गुड्स का या फिर जिनको सेलेक्ट करना बाकी है सब्सिक्वेंटली एप्रोप्रिएटेड गुड्स। सेलर या तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे या एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे क्या कर सकता है? अपने डिस्पोज करने के राइट को रिजर्व कर सकता है। कब तक कर सकता है? जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो। आया राइट ऑफ डिस्पोजल? क्लियरली आया? या आज की जो क्लास थी ना उसमें अगर राइट ऑफ डिस्पोजल और एप्रोप्रिएशन ये दो चीजें पक्की आ गई तो आज की क्लास सफल हो गई आप लोग। चलो आगे देखो। हाँ जी, से फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको भेजा कि सारे डायमंड्स लेकर जाओ दिल्ली, उसमें से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायमंड है जो तुम्हें देना है, राइट? अब उनमें से कौन सा तुम्हें देना है वो सेलेक्ट नहीं की, मैंने कहा सिलेक्शन होना बाकी है, अभी देते हैं, रुकते हैं। मैंने अपने राइट को डिस्पोजल के राइट को रिजर्व, इस बेसिस पर सिलेक्शन होना बाकी है, कारण कुछ भी। चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। इन सच अ केस, notwithstanding the delivery of the goods to a buyer or to carrier or bailee for the purpose of transmission of the buyer, the property in the good does not pass to the buyer. Underline karo, last line. The property in the goods does not pass on to the buyer. अपन ने पहले ही क्वेश्चन ये लैंग्वेज पढ़ी थी कि जैसे ही आपने कैरियर को सामान दिया, अभी कैरियर वाली लाइन पढ़ी थी ना,
उसी में राइट ऑफ डिस्पोजल वर्ड आता था, राइट। तो कैरियर को जैसे ही आपने सामान दिया वैसे ही वो सामान बायर का हो गया। लेकिन इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में वो सामान की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सेलर की ही रहेगी, क्योंकि उसने डिस्पोज करने के राइट को क्या कर रखा है अभी, रिजर्व कर। ठीक है, सब सेक्शन 2 देखो इस, where goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage by railway, by bill of lading, railway receipts, as the case may be. The goods are delivered to the order of the seller or his agent. The seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. तो इन्होंने ये कह रखा है कि जब भी आप जो सामान है रेलवे से, कैरेज से, बिल ऑफ लीडिंग से, रेलवे रिसीप्ट से, किसी भी चीज से सामान पहुंचाना चाह रहे हो और जो गुड्स डिलीवर होने बाकी हैं, डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर, वो जो गुड्स है वो सेलर के ऑर्डर पे ही डिलीवर होंगे। ये रिसीट तो दे दिया आपने, लेकिन उस रिसीट की का एग्जीक्यूशन भी तभी होगा जब कौन करेगा? सेलर। तो उस केस में सेलर ने प्राइमा फेसी, प्राइमरली अपने इस राइट को क्या कर लिया है? अज्यूम कर लिया है। मुंह से बोला नहीं कि मैं डिस्पोज करने के राइट को रिजर्व कर रहा हूँ, लेकिन उसने रिसीट देने के बाद भी कह दिया कि मेरे ऑर्डर पे ही सामान देना। तो प्राइमा फेसी वो अपने इस पर्टिकुलर राइट को क्या करने जा रहा है? रिजर्व करने जा रहा है। ठीक, एंड सबसेक्शन where the seller of goods draws on the buyer for the price and transmits to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading. As the case may be, the railway receipt, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, बिल ऑफ लीडिंग हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट, रेलवे रिसीट, कुछ भी हो सकता है। द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसीट और जो भी है, if he wrongfully retains it, पहले अंडरलाइन। मैंने आपके नाम से रिसीट बना दी, मैं सेलर हूँ, आप बायर हूँ, और वो रिसीट आपके पास पहुंच गई। मैंने एज ए सेलर आपको कहा रिसीट तो है आपके पास, लेकिन जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगी आपको सामान नहीं, आप रिसीट वापस करो। तो इसमें यही है, द बायर इज बाउंड टू रिटर्न दैट रिसीट। बायर उस रिसीट को रिटर्न करने के लिए बाउंड होगा इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स, गलती से उसके पास पहुंच गई, या फिर से फॉर एग्जाम्पल उसने रेलवे से निकलवा ली रिसीट, बिल ऑफ लीडिंग वहां से निकलवा लिया, राइट। तो सिंपल सी बात है, बायर अगर किसी भी तरीके से रिसीट निकाल ले तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सामान मिलेगा। अगर गलती से जानबूझकर जैसे भी उसने रिसीट निकाल ली तो सिर्फ रिसीट के बेसिस पे वो सामान की डिलीवरी नहीं ले सकता, क्योंकि एज अ सेलर मैंने राइट को क्या कर रखा है? रिजर्व कर। फर्स्ट पॉइंट ये जो बात कर रहा है आपका सब सेक्शन 1, ये तो कह रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ राइट कॉन्ट्रैक्टर एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे हो सकता है। सेकंड, सेलर के ऑर्डर पे हो सकता है, राइट। और थर्ड, कि सेलर के ऑर्डर में तो जैसे ही होता है कि रिसीट ही नहीं पहुंची। थर्ड सिचुएशन में बायर के पास किसी भी तरीके से उसने रिसीट निकलवा ली अपने किसी आदमी से कहकर, कुछ भी करके, तो सिर्फ और सिर्फ रिसीट निकलवाने से ही वो सामान की डिलीवरी नहीं ले सकता। उस रिसीट को वो वापस देने के लिए क्या है? अब इसके जो एनालिसिस वगैरह है ना, ये सब कुछ नहीं पढ़ने, ऊपर जो मैंने तीनों सब सेक्शन पढ़ा दिया आपको, 1 2 3, तो मेन कंटेंट आपको पूरा पढ़ा दिया, इसके आगे कुछ मत पढ़ना, बट ये तीनों चीजें साथ में पढ़ ले, ठीक है। हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट। हम्म। हाँ
इसमें ये डाउट है कि तुम्हें कि सैंपल वाले में डिस्क्रिप्शन क्यों आ रहा है? बस यही डाउट है? ठीक है, अभी तुम्हें बता देती हूँ इंडिविजुअली। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है इसमें? और किस में? कंडीशन में भी ट्रीटेड एज वारंटी व्हेन देयर इज। कंडीशन कब वारंटी बनेगी? जब बायर। एमसीक्यू नहीं, तुमने कौन सा पूछा है? थर्ड और फिफ्थ डिस्क्रिप्टिव के पूछे, सेकंड भी तो पूछा है। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पूछा ना डिस्क्रिप्टिव का, और नाइन्थ, और सिर्फ नाइन्थ? तो पहले नाइन्थ वाला देख लीजिए। सर्कमस्टांसिस बेटा वही है जो अपन ने ऊपर पढ़े ना अनमोल, सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है अब इसमें। आप तो मेन प्रोविजन पढ़ो, इसमें सब कुछ कवर है। M, a shopkeeper sold a television set to N, who purchased in good faith. The set had come manufacturing defect and it did not work after few days in spite of repair and case not much and it was not fit for ordinary purpose. The buyer has no right to reject the goods. The buyer has the right to reject the television, to refund the price. Both of the above, none of the. बेटा तो बी है ना? तुम क्या चाह रहे हो इसमें? तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए? Buyer has no right. नहीं नहीं बेटा, गुड फेथ में लेना गलती नहीं होती, कभी भी नहीं होती। तो गुड फेथ में लेना कभी किसी की गलती नहीं होती, गुड फेथ में लिया है इसीलिए उसको रिफंड मिलेगा, राइट? ठीक है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो आप पता नहीं कर सकते हो, राइट? टीवी चला के देखोगे अंदर कौन सी चिप कैसे लग रही है ये एज ए बायर थोड़ा ना देखोगे आप। गुड फेथ। चलो अब इसके बाद तुम्हारा है सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में डाउट। फिफ्थ वाला जो है ये तो मैंने अभी समझाया था जब तुम नहीं आए थे, तब किसी का डाउट था, तो इसको तो रिकॉर्डिंग से देखोगे, ठीक है? सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड कल के लिए रख लें, ठीक है? तो ऐसा करना, कल मुझे आते ही याद दिला देना, मैं 10 मिनट पहले क्लास छोड़ दूंगी, तुम्हारा सेकंड और थर्ड क्लियर कर देंगे, क्योंकि क्या अगली क्लास भी फिर वो चल रही है एकदम कट टू कट। ऑलराइट, एनी अदर डाउट? ठीक, वैसे मैंने सेकंड वाला भी कल बताया था, कल की क्लास में ऑनलाइन स्टूडेंट को बताया था, राइट? तो सेकंड, लेकिन मैं बता दूंगी सेकंड और सेकंड थर्ड फिफ्थ में से एक्चुअली तो सिर्फ थर्ड ही है जो डिस्कस नहीं हुआ, बाकी सेकंड फिफ्थ हो गए। फिफ्थ की रिकॉर्डिंग देख लेना, सेकंड में रिपीट कर दूंगी, थर्ड भी रिपीट कर, ठीक है? फर्स्ट यूनिट की एमसीक्यू में, ठीक है, एक साथ इकट्ठी कर लेना, ठीक? मोस्ट लाइकली अगले सैटरडे तक फ्री हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। हाँ, अगर किसी ने एक ये कह रहा है कि हमारे किसी हमारे कैरेज को सामान